हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल JK अकेडमी। मैंने इस वीडियो में यहाँ पे ये नंबर सिस्टम हमारा एक चैप्टर चल रहा है। उसमें नंबर सिस्टम में हमने जो है नंबर देखे थे पिछली वीडियो में। उसके बाद हमारी ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में उस पहले इससे पहले वाली वीडियो जो है उसमें हमने जो है इरेटिनल नंबर तक बात कर ली थी, कि अभाज्य अपरिमेय संख्या तक उसमें जो हो गया था। इससे परिमेय संख्या से हम आगे देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती हैं और फिर परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया। तो मैंने एक चार्ट ये चार्ट के माध्यम से आपको जो है समझाने की कोशिश करी है कि जो है कैसे होती है। तो अगर ये बात करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी है परिमेय संख्या या इंग्लिश में कहते हैं रेटिनल नंबर। परिमेय संख्या या रेटिनल नंबर। परिमेय संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं, एक फ्रैक्शनल नंबर भिन्नात्मक संख्या या फिर इंटीजर माने तो पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक हमारे कितने होते हैं? पूर्णांक होते हैं तीन प्रकार के, नेगेटिव पूर्णांक, शून्य और पॉजिटिव पूर्णांक। अब ये जो पॉजिटिव पूर्णांक को इनको हमने बांटा है छह टाइप में। ठीक है, नंबर एक होल नंबर पूर्णांक संख्या, फिर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, फिर प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, फिर कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, इवन सम संख्या और जो है विषम संख्या। ठीक है, इसमें जो मुख्य है, इसमें सभी मोस्ट हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा हम जो सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या कैसे होती है। ठीक है, तो जो परिमेय संख्या की बात करते हैं, यहाँ पे हमने ये की जगह जो है इधर बना ली यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या अर्थात परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या P बटे Q के फॉर्म में होती है। ठीक, इसकी रेफरेंस यहाँ लिख दे रहे हैं हम, रजिस्टर दीजिए। जो संख्या P बटे Q के रूप में होती है वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन Q इजिकल टू नॉट जीरो, Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जो संख्या P बटे Q के फॉर्म में होती है, रूप में होती है, वह संख्या कौन सी कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन हमारा Q बराबर इट नॉट जीरो, ये क्या हमारी P है। जैसे Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये सब संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या है। ठीक, और उसके बाद 0/1, 0/10, 0/8, कैसे कौन संख्या है? ये सब परिमेय संख्या है। उसके बाद अगर यहाँ पे 1/0 आए, दिस इज नॉट परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि 1/0 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। 1/0 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, 1/0 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। और जीरो, ठीक है, यहाँ किधर है? ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अब ये जो है जैसे 1/, मैंने करा था 1, ये क्या होता है? मैंने बताई परिमेय संख्या कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय, ये जो है क्या? परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये 0/1 परिमेय संख्या, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/0 इजिकल टू होता है इनफाइनाइट। ठीक, अब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब ये है कि अभी इनफाइनाइट को किसने परिभाषित नहीं किया था, या इसको कह सकते हैं अपरिभाषित है। ये जो है अपरिभाषित है, यानी कि 1/0 ये 1/0 है, ये अपरिभाषित है।
ठीक है, मतलब अपरिभाषित है। इसलिए जो है जीरो, जो मतलब जीरो तो हमारी क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 नॉट परिमेय नंबर, नॉट रेटिनल नंबर, अर्थात 1/0 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं, तो परिमेय संख्या के बारे में इतनी होती है। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद एक बात और देख लें, यहाँ पे जो 22/7 है, यानी कि 22/7 है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो 22 यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा देखिए, और देखेंगे ब्रांड, इसको हम ऐसे कर लेते हैं इधर से, ये हमारा हो गया, लिख सकते बहुत 4 बना लिया। उसके बाद जैसा मैंने क्या देखा था अभी, एक मिनट, वो हाँ 1/0, तो जीरो क्या हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, जीरो हमारी क्या परिमेय संख्या है, 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/0 जो है ये होता है हमारा इन्फाइनाइट के बराबर, अर्थ यह अपरिभाषित, यानी कि अपरिभाषित, यानी कि इसको अभी किसी भी मतलब वैज्ञानिक ने या किसी ने गणितज्ञ ने इसको भी परिभाषित नहीं किया है। ये 1/0 अर्थात इसको परिभाषित नहीं किया है, और ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्लियर है नहीं, तो 1/0 क्या है, मतलब एक परिमेय संख्या नहीं है, जीरो एक परिमेय संख्या है, ये बात आप याद रखें। उसके बाद यहाँ हो गया, इतने 1/0 हो गया। इसके बाद देख, हाँ ऐसे ही है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक, हाँ तो 22/7 जो परिमेय संख्या है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है वो ये पाई जो है, ठीक है, ये पाई जो है ना, ये पाई है हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, सॉरी, मतलब अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका जो मान आता है वो 3.41 इतना आता है। इसका मान इतना नहीं होता है, मतलब 3.142 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर ऐसे 5 हो जाएगा, मतलब इस टाइप से जो चलता रहेगा। और जब भी कोई ऐसी चीज़ चलती हुई आएगी हमारे आगे चलती हुई, तो वो क्या होगी, वो हमारी अपरिमेय होगी। कौन सी हुई, अपरिमेय होगी। ऐसे ही मैं अगर √2 का वर्ग निकालूं तो वो भी चलते जाएगा, वो भी क्यों क्या, वो भी अपरिमेय हो जाएगा। √3, ठीक, √3 हो गया। √5, यानी कि जितने भी ऐसे हमारे पास नंबर होंगे जिनका कि पूर्ण वर्ग नहीं, मतलब उनके फैक्टर अंदर 2 फैक्टर बन के और एक फैक्टर बाहर को नहीं आ सकता, अर्थात कह सकते हैं कि जिनका वर्गमूल पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर √16 है, मैंने बताया था, इस वीडियो में बताया था, इसका जो है 4 आ जाएगा, इसका बाहर को इसका 4 आ जाएगा, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या है। लेकिन ये 15 जो है इसका बाहर को कुछ नहीं आएगा, तो ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो ऐसे नंबर जो वर्ग नहीं होते हैं, ऐसे नंबर जो वर्ग नहीं होते हैं और वो वर्गमूल के, अगर उनका वर्गमूल निकल जाए तो उनका वर्गमूल पूर्ण नहीं निकलेगा, तो वो जितनी भी संख्या होंगी हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या, और जितने भी हमारे मतलब वो जो ऐसे वर्ग होंगे जो मतलब बाहर निकल जाएंगे, मतलब वर्गमूल से बाहर निकल जाएंगे, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे परिमेय संख्या होंगे। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद जैसे मैंने दिया था परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, जितनी भी ऐसी संख्या वो सब क्या परिमेय होंगी। ऊपर भी तुम लगा सकते हो, ऊपर जैसे 3/4 है, 5/9, तो जितनी सब परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है 0 परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद जो है 22/7 भी परिमेय संख्या होगी, यानी सब परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, अब केवल इतना याद रख लो, तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं होंगी, परिमेय संख्या कौन सी, अर्थात जो अपरिमेय संख्या होंगी। तो अपरिमेय संख्या मैंने आपको बता दिया था पहली वीडियो में, है नहीं, लेकिन इसमें और बता रहे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रिवाइज होगा। परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या पाई होगी, पाई और प्लस का इसमें जैसे लिख देते हैं हम, 1 मिनट, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या में एक मिनट वो, हाँ देखिए, ये मैंने वो लिख दी इसकी परिमेय संख्या डेफिनेशन, यानी कि पाई प्लस,
पाई प्लस पूर्ण वर्ग को छोड़कर, ठीक है, ये याद रखनी बोली, पूर्ण वर्ग को छोड़कर किसी भी संख्या का, पूर्ण वर्ग को छोड़कर किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की जो प्रतिक्रिया, वर्गमूल ज्ञात करने की प्रतिक्रिया परिमेय संख्या बना देती है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा √2 लिखा मैंने यहाँ पे, तो क्या इसका मतलब अगर ये वर्गमूल है तो इसका ये वर्ग निकलेगा, नहीं निकलेगा, अर्थात कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, √3 परिमेय संख्या। और यहाँ लिख दूँ जैसे √4, √4 नहीं है ये, ये है हमारा 2। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, ये 2 हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, अर्थात 2 को छोड़ देंगे। क्या कहा, पूर्ण वर्ग को छोड़कर 2 को हमने छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद 2 को हमने छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पे कितना करना है हमें, 5 आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 9 का मतलब क्या है, 3, 9 का मतलब 3, अर्थात 9 नहीं आएगा। तो कितना आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं आएगा, 17। बस ये याद रखो, पूर्ण वर्ग को छोड़ करके किसी भी संख्या के वर्गमूल याद करने की प्रतिक्रिया परिमेय संख्या बना देती है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अंडर में कितना हो गया, 15, अंडर में 17, अंडर में 18, अंडर में 19, अंडर में 20, अंडर में 21, जैसे जितनी भी संख्या हो सब की सब परिमेय संख्या होंगी पूर्ण वर्ग को छोड़कर प्लस पाई। ठीक है, परिमेय संख्या भी क्लियर हो गया, या परिमेय संख्या भी क्लियर हो गया, जो p/q के फॉर्म में हो वो परिमेय संख्या होगी। 0 भी एक परिमेय संख्या है, 1/2, 1/3 जितनी भी संख्या सब परिमेय संख्या है, लेकिन जो 1/0 है वो परिमेय संख्या नहीं है, 1/0 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, इस बात को आप याद रखें। 1/0 अपरिभाषित नंबर है, किसी ने अभी उसको परिभाषित नहीं किया है। ठीक है, चलो क्लियर हो गए, दोनों क्लियर हो गए अभी। उसके बाद ये भी टर्न हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन देखेंगे अभी, उसके बाद इंटीजर देखेंगे, पहले इंटीजर पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या। देखो ये है निगेटिव वाली 0 और ये पॉजिटिव। निगेटिव वाले कैसे होंगे, निगेटिव वाले कैसे होंगे मतलब -1, -2, -3, -4, -5, जैसे करके ये जो होंगे निगेटिव पूर्णांक होंगे, और वो हो गया हमारा 0 तो है 0। ठीक है, पॉजिटिव वाले जो होंगे, पॉजिटिव वाले कैसे होंगे, पॉजिटिव वाले जो पूर्णांक होंगे वो मतलब +1, +2, +3, +4, +5 आ करके। ठीक है, ठीक है। अब निगेटिव पूर्णांक में आप इतनी बात याद रखो कि निगेटिव जो पूर्णांक है, निगेटिव पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर लिख लो, चलो निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर, इसमें जो है इसमें सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या इसकी ज्ञात की जा सकती है, लेकिन हाँ सबसे बड़ा ज्ञात किया जा सकता है। एक मिनट बताइए, देखिए मैं लिखा यहाँ पे, ये निगेटिव पूर्णांक सबसे छोटे ऋणात्मक को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि सबसे छोटे ऋणात्मक को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैंने अगर ये निगेटिव पूर्णांक मैंने यहाँ लिखे, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 डैश करके ये हमारे चलते रहेंगे आगे तक के लिए। अर्थात कहना है कि सबसे छोटे ऋणात्मक को ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात जो सबसे छोटा ऋणात्मक आएगा वो उधर की साइड आएगा, तो ये वाला जो होगी सबसे बड़ा हमारा हो गया, यानी कि सबसे बड़ा ऋणात्मक क्या है, -1। ये बात भी आप याद रखें, यानी कि सबसे बड़ा ऋणात्मक। ठीक है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, 1 है। ये बात बिल्कुल क्लियर। अब मैं जैसे लिखूँ, अगर यहाँ पे लिखूँ -50, ठीक, और -60 लिखूँ, तो इसमें कौन सा बड़ा है, बता सकते हो आप, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। आप कहोगे 60 बड़ा है, नहीं 60 छोटा है, 50 हमारा यहाँ पे 50 हमें बड़ा है। ठीक है, देख भी जाऊँगा में, नहीं ठीक दिख गया, तो इसमें ये हो गया बड़ा। ठीक, अगर मैं अब करूँ यहाँ पे मैंने लिख लिया 100,
यहाँ लिख लिया मैंने 200। अब मैं यहाँ माइनस लगा दी, यहाँ माइनस लगा दी। अब बता इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? इन दोनों में से कौन सा? इन दोनों में से 100 बड़ा है। ठीक है, इन दोनों में 100 बड़ा। अर्थात कहने का मतलब हुआ अगर दो संख्याएं दे रखी हैं और दोनों पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, दो संख्याएं हैं और दोनों पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो जो संख्या छोटी होगी वो बड़ी हो जाएगी और जो संख्या बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी माइनस लगने का कारण। ठीक है, इसमें मतलब अगर दो संख्याएं हैं और एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है और दोनों पर माइनस लग रहा है, तो जो हमारी क्या है मतलब छोटी वाली है वो तो बड़ी हो जाएगी और जो बड़ी वाली है वो छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस के कारण। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या होगी और जितनी बड़ी संख्या होगी और उस पर अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, जितनी बड़ी संख्या और उस पर अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, वो क्या होगी? वो उतनी ही छोटी होगी। इस बात को आप ध्यान रखना। अर्थात ये जो -1 जो है सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, चलो एक बार और लिख दे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे -10 लिखा मैंने, है नहीं, और -4 लिखा, -2 लिखा, -20 लिखा। अब मैं बोलूँगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें अगर सबसे छोटी संख्या बोलूँ तो कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है ये। ठीक है, फिर इससे छोटी कौन सी है? इससे छोटी है ये। फिर इससे छोटी कौन सी है? इससे छोटी है ये। फिर इससे बड़ी कौन सी? थोड़ी है ये। यानी कि अर्थात 2 सबसे बड़ी है, यानी कि ये 2 जो है सबसे बड़ी है और 20 सबसे छोटी है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अब तो बिल्कुल। अब तो कुछ है ना इसमें पूर्णांक होने के। अब उसमें हो देखो धनात्मक में, धनात्मक वाला हो देख लो पॉजिटिव पूर्णांक में। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव पूर्णांक। पॉजिटिव पूर्णांक सबसे बड़े धनात्मक को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसमें देखो, इसमें क्या करा? इसमें कह रहा है सबसे बड़े धनात्मक को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हो गया? 1 पॉजिटिव, 2 प्लस, 3 प्लस, क्या हो गया ये? थोड़ी इस पर तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 आगे तक जाएगा। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़े धनात्मक को हम जो है ज्ञात नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ जो इधर नंबर आया, कोई सा नंबर आया, वो सबसे बड़ा होगा। क्लियर? तो सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटी होगी, यानी कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या। सबसे छोटी धनात्मक संख्या कितनी है? 0। ठीक है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या 0 है, मतलब सॉरी 1 है, 1 है। ठीक है, 0। अब तुम क्या कहोगे? 0 क्या संख्या? 0 ना नहीं ना अभी बता, एक रुक जाइए यहाँ तक हो गया रे। मतलब तो जो हमारे जो पॉजिटिव वाले हैं, तो इसमें जैसे अगर ये 10 है और 11 है तो 11 बड़ा है और 10 जो हमारा छोटा है। ठीक है, जैसे हमारे पास 21 है और ये 22 है तो ये 22 बड़ा है, ये छोटा है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। धनात्मक संख्याओं में जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है बड़ा है। इसमें कोई दिक्कत वाली है नहीं। वो नेगेटिव वाले में ही तो मैंने तुम्हें क्लियर कर दी। उसके बाद शून्य तो है ही। हाँ, अभी शून्य की बात हो रही थी ना, क्या शून्य निगेटिव है पॉजिटिव है? तो शून्य को हमने तभी तो माना है, मतलब बीच में ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। शून्य ना तो निगेटिव के अंतर्गत आता है ना ही पॉजिटिव के अंतर्गत आता है, वो अपना अलग है। ठीक है, उसकी एक अलग कैटेगरी है, वो है शून्य, ना निगेटिव है और ना पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखिए हम तो देखें होल नंबर को, मतलब पूर्णांक संख्या। एक बात रखना, एक होती है पूर्ण, ये है पूर्णांक है। इस पूर्णांक को ना इन पूर्णांक को यह समझा कि पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं में शून्य भी आ गया, पॉजिटिव वाले भी आ गए, निगेटिव भी आ गए। लेकिन जो हमारे पूर्णांक संख्या है, मतलब पूर्ण संख्या वो अलग है और ये पूर्णांक अलग है। ठीक है, पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंतर्गत आती है, ना कि पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या। तो भाई पूर्ण संख्या में क्या है? इसमें पूर्ण संख्या में क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1, निगेटिव वाले छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाले चलेंगे। अब इनमें उन वालों मतलब ये 6 जो कैटेगरी है उनमें पॉजिटिव वाले चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके जो है ये जो हमारे चलेंगे। तो ये क्या होगी? पूर्णांक, यानी 0 सहित, इसकी जगह 0 सहित, शून्य सहित
शून्य सहित होती है, शून्य सहित एक से लेकर आया हूँ, शून्य सहित एक से लेकर आया जो क्या कराएंगे पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल आता है, उसका एवरेज का देखा होगा प्रथम यानी कि प्रथम 20 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। नहीं ऐसा आएगा, प्रथम 20 पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 पूर्णांक औसत संख्याओं का मतलब औसत लिख देता हूँ, चलो मैं प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत। ठीक है, औसत हो गया। मैंने क्या करा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, ये 19 तक जाएगा। 19 पे आगे क्या हो जाएगा 20, 19 पे आगे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक से मतलब एक यहाँ से नहीं होगा, एक मेरे यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ 20 होंगे, तो 20 संख्या यहाँ पे फिर हम इसका ज्ञात करेंगे, यानी कि 0 + 2/2 अर्थात 19 का आधा, 20 का आधा तो 10 हो जाते हैं, यानी कि 9.5। ठीक है, तो 9.5 उसका क्या आ गया, एवरेज आ गया। प्रथम 20 संख्या का एवरेज कितना आ गया, 9.5 आ गया। अब ये बस यहीं पे इसका जो है मतलब यूज है, और भी कई जगह यूज है। लेकिन अगर वो खाली ये कहता है प्रथम 20 कहता ना कि प्रथम 20 संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए, या क्रमागत कहता है, या प्राकृतिक संख्या के प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या को ज्ञात कीजिए, तो हम 0 हटा दें, तो वैसे करते हैं। अभी उसमें देखेंगे आगे वाले, आगे है भी चाहिए। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या मतलब क्लियर हो गई पूर्ण संख्या। इसमें जो पूर्ण संख्या होगी यहाँ लिख देता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और ये प्राकृतिक नंबर यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या देख लें, प्राकृतिक संख्या पहले वैसे प्राकृतिक संख्या होती, चलो कोई बात नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 2 सही करके होना, ये वही सब 1 2 3 4 5, ये मतलब जो 1 से स्टार्ट होंगी वो प्राकृतिक संख्या। दो सीधी बात, जो 1 से स्टार्ट होंगी वो प्राकृतिक संख्या, जो 0 से स्टार्ट होंगी वो पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या जो 1 से स्टार्ट वो प्राकृतिक संख्या, जो 0 से स्टार्ट वो पूर्ण संख्या। अब इसमें आएगा यानी कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए, तो इसमें हम कुछ नहीं देखेंगे, मतलब इसमें एक कम होगा ना, तो कितने लिखेंगे हम देखेंगे 1 और प्लस का 20/2 कितने हो गए 21, 21 का करेंगे आधा, यानी कि 11.5 नहीं 10.5 होगी। ठीक है, 10.5 होगी। अरे यहाँ पे जोड़ने की जरूरत है, इसका 0.5 कर दो, इसका 10 कर दो, तो ये हो गया 10.5। ठीक है, 10.5 हो गया इसका। ठीक है, अब वो कह देगा मतलब प्रथम 50। देखिए तो मतलब क्या हुआ, अभी हमसे क्या हुआ था कि प्रथम जो है 50, प्रथम, ये क्वेश्चन यहाँ ही लिख देता हूँ ना मैं, ये क्वेश्चन है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत। ठीक है, यानी कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं को औसत ज्ञात करना है हमें। तो अब जब प्रथम 50 हमारी जो ये प्रथम 50 पूर्णांक संख्या है, तो कितनी होंगी ये 49, यानी 0 से चलेंगी 2 3 4 ऐसे कैसे चलेंगे, तो कितनी 49 तक जाएंगी। तो यानी कि प्रथम पद यानी कि 0 प्लस कितना हो गया 5 का कितना हो गया आधा हो गया। इसका हम आधा कैसे करेंगे, देखिए हमने कितने 49 है हमारे पास, 49 छोड़ 20 ले लिया हमने, 20 का आधा मतलब जो 40 है, 40 का आधा कितना हो गया 20 प्लस 9 का आधा कितना हो गया 4.5, तो कितना हो गया यानी कि 24 पॉइंट, यानी कि इतना हो गया। तो इतना औसत आ गया, यह था प्रथम 50 पूर्ण संख्या का औसत जो है इतना आ गया। क्लियर हो गई बात। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक तो हो गई। अब यहाँ पे कौन सी पूरी मतलब पूर्ण संख्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होगी। एक बात और याद रखना कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन पूर्ण संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में है 0 और प्राकृतिक संख्या में नहीं है 0, इसलिए जो प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर अनंत तक, वो 0 से लेकर अनंत तक। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन ये जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर। अब आता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम देखते पहले ये देखते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या देखेंगे। सॉरी, कैमरा हिल की थी। देखिए हमने लिखा भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या तो मतलब क्या ही संख्या होगी भाज्य संख्या, जिसके कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। यानी कि भाज्य संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है। और भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद एक बात और देखना यहाँ पे, जो मतलब जो हमारी जो अभाज्य संख्या है उसके केवल 2 फैक्टर होंगे और भाज्य संख्या के होंगे 3 फैक्टर, अर्थात 3 गुणनखंड। देखिए अपने सबसे पहले यहाँ पे 4, ठीक है, तो 4 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और ये 4 से खुद कट जाएगा। तो ये 1 2 3, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। ये कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे जब जब हमारे दिमाग में फैक्टर चलते हैं तो हम सोचते हैं कि फैक्टर जो है ना, मतलब 2 गुणा 2 यानी कि एक फैक्टर होता है, और 3 गुणा 3 यानी कि ये भी एक फैक्टर होता है, और यानी कि 4 गुणा 4 यानी कि एक फैक्टर होता है, या 4 गुणा 3 ये एक फैक्टर होता है। तो भैया ऐसा नहीं है, ऐसे भी होती है, मतलब ये ऐसा नहीं है, ये 2 फैक्टर हैं, ये 2 फैक्टर हैं, ये भी 2 फैक्टर हैं, ये भी 2 फैक्टर हैं। ठीक है, एक संख्या का एक फैक्टर होगा, जैसे 1 है तो ये एक फैक्टर है, 2 है तो ये दो, यहाँ पे इस टाइम पे 2 फैक्टर है, 4 है तो 4 यहाँ पे एक फैक्टर है। लेकिन ये 4 संख्या, अगर इस 4 संख्या ऊपर वाली 4 संख्या तो इसके 3 फैक्टर हैं। ये बात याद रखते फैक्टर की, कई फैक्टर समझना मतलब है नहीं। जैसे अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा 6, ठीक है, तो 6 कितने कटे, 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और ये खुद 6 से कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा। तो अब कितने फैक्टर हो गए इसके, 4 फैक्टर हो गए 6 के। तो कौन सा क्या है, भाज्य संख्या है ये। तो जिसके कम